नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। सबकी धड़कनें तेज हैं क्योंकि चंद घंटों का वक्त ही बचा है जब ये पता चल जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी बनने जा रही है सरकार। एग्जैक्ट पोल आपके सामने जल्द ही होंगे और अगर स्लो काउंटिंग नहीं हुई, सब कुछ अगर ठीक रहा, किसी तरह की कोई कोई षड्यंत्र, कोई इस तरह का कोई कह सकते हैं शातिरबाजी अगर नहीं की गई, तो हम ये मान लें कि 12 से 1 के बीच कल आपको ये पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में किसकी बनने जा रही है सरकार और झारखंड में भी किसकी बनेगी सरकार। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नतीजों से पहले बेहद अलर्ट मोड में महाविकास अघाड़ी नजर आ रही है। नाना पटोले से राहुल गांधी और खड़गे ने बात की है। ये फोन पर बातचीत हुई है नाना पटोले से और महाराष्ट्र नतीजों से पहले विधायकों को राहुल गांधी का बड़ा आदेश है और मतगणना के बाद सभी विधायकों को मुंबई आने का आदेश दिया गया है। जो जीते हुए विधायक हैं वो मुंबई पहुंचे, ये आदेश दिया गया है। सरकार बनाने की तैयारी रखने के लिए कहा गया है। तो बेहद आश्वस्त यहां पर महाविकास अघाड़ी नजर आ रही है और नतीजों से पहले बेहद चौकन्ना और अलर्ट भी महाविकास अघाड़ी नजर आ रही है। नाना पटोले से इसी को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बातचीत की है और इस बातचीत में यह कहा गया है कि नतीजे आते ही महाराष्ट्र में जैसे ही नतीजे आए उसके बाद जो तमाम विधायक हैं उन्हें मुंबई पहुंचने के लिए कहा गया है। और इसी तरह से चाहे हम उद्धव ठाकरे की बात करें, यानी कि शिवसेना की बात करें या फिर शरद पवार की बात करें, उन्होंने भी अपने विधायकों को इसी तरह का मैसेज दिया है, इसी तरह का आदेश दिया है। तो बेहद अलर्ट, बेहद चौकन्ने मोड में यहां पर नजर आ रही है महाविकास अघाड़ी। वो नहीं चाहती है कि बाल के बराबर भी कोई एक ऐसा मौका दे दिया जाए भारतीय जनता पार्टी को या महायुति को जो बाद में किसी तरह का भी कोई भी पछतावा हो। साफ तौर पर संजय राउत ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और अभी भी नाना पटोले से लेकर विजय वडेट्टीवार, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन सब ने भी मीडिया से बात की और साफ तौर पर यह कहना है कि 160 से 165 सीटें हमारी आने जा रही हैं। और ये भी कहा है कि खोके वाले तैयार रहेंगे, वो प्रेशर बनाकर रखेंगे। खोके वाले आपकी समझ में ही आ गया होगा, भारतीय जनता पार्टी की बात की जा रही है कि खोके वाले तैयार रहेंगे, विधायकों के ऊपर प्रेशर होगा, उनकी खरीद फरोख्त जो जिसकी माहिर है भारतीय जनता पार्टी, वो तमाम अपने हथकंडे अपनाएगी और इसीलिए पहले से ही अलर्ट और चौकन्ना रहते हुए महाविकास अघाड़ी की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि जो जीते हुए जो विधायक होंगे वो मुंबई में आए, मुंबई के एक होटल में तमाम विधायक रहेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि मुंबई में उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं होगी, इसीलिए हमने एक होटल का इंतजाम किया है जहां पर तमाम विधायक जो जीते हुए हैं वो वहां पर रहेंगे। ये भी कहा जा रहा है, संजय राउत ने यह भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया कि जो छोटे दल हैं या फिर जो बागी होकर जो लड़े उनका भी स्वागत है, कोई बागी नहीं होता है, ये कहा गया। और कहा गया कि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और उन्होंने वो लड़े और उन सबका भी स्वागत है। जो कोई भी हमारे साथ आना चाहता है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है, उन सबका स्वागत है, ये कहा जा रहा है महाविकास अघाड़ी की तरफ से। तो मैं आपको ये बताऊं कि एक के बाद एक 2 मीटिंग्स हुई हैं मुंबई में। एक ग्रैंड हायत में हुई है एक मीटिंग और दूसरी मीटिंग जो है वो मातोश्री में की गई है। मातोश्री यानी कि उद्धव ठाकरे के घर पर वहां पर की गई है और जिसमें महाविकास अघाड़ी के जो बड़े नेता हैं वो तमाम शामिल हुए हैं। किस तरह से कल जब रिजल्ट आएंगे तो क्या कुछ करना है, उस सब को लेकर अभी से ही तमाम तैयारियां की जा रही है, यानी कि महाविकास अघाड़ी बहुत अलर्ट मोड में यहां पर नजर आ रही है। हरियाणा का एग्जाम्पल उनके सामने है, तो वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो वो तमाम चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि किस तरह से पार्टियों को तोड़ा गया वो सबके सामने है, किस तरह से सरकार बनाई गई ये सबके सामने है, पैसा किस तरह से पूरे इलेक्शन में बहाया गया है वो भी सबके सामने है, करोड़ों रुपया पकड़ा गया है। इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 1000 करोड़ रुपए पकड़े हैं झारखंड और महाराष्ट्र में। तो आप ये समझिए कि पैसा किस तरह से बहाया गया और आगे भी पैसे का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, इस सब का भी अंदाजा महाविकास अघाड़ी को है। जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है
तो वो उद्धव ठाकरे और उसके साथ साथ शरद पवार हैं। और अब वो नहीं चाहते हैं कि वो जो मौका उनको जिसकी उम्मीद उन्हें है कि मौका उन्हें जो आगे मिल सकता है, जो उम्मीद वो जता रहे हैं कि 160 सीटें उनकी आएंगी और वो सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अब 24 घंटे से भी बहुत कम वक्त बचा है जब ये पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, और उसके 12 घंटे के अंदर ही हम मुख्यमंत्री का चेहरा भी डिसाइड कर लेंगे, बता देंगे। ये कहना है महाविकास अघाड़ी का, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी है। 101 सीटों पर कांग्रेस लड़ी है, उसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे की, और उसके बाद शरद पवार। और ऐसे में लगातार उद्धव ठाकरे भी अपनी दावेदारी को लगातार मजबूत करते रहे हैं और उसको लेकर किसी ने कोई ऐतराज भी नहीं जताया है। लेकिन यही तमाम चीजें क्या रिजल्ट के बाद भी रहती हैं? जिस तरह की उम्मीद महाविकास अघाड़ी को है, उनके तमाम नेता सुबह से अलग अलग बयान हमारे सामने आए हैं। उन्हीं में से एक बयान है संजय राउत का, सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। पूरा बहुमत रहेगा तो सब एक साथ बैठकर कल हम निर्णय लेंगे। प्रकाश अम्बेडकर की उसमें कहीं कोई जगह होगी, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके कह दिया है कि वो सत्ता जिसकी रहेगी उसके साथ। अच्छी बात है, अगर बीजेपी की रहेगी तो बीजेपी के साथ जाएगी, क्या ये नहीं कहा? बात रही ऐसी है, सत्ता हमारी आ रही है, हमारी सत्ता आ रही है महाराष्ट्र में, और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। सवाल आपसे ये है, निर्दलीय और बागी उम्मीदवार, ये दो अलग अलग कैटेगरी हैं, इनके लिए आपकी क्या योजना है? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हमारे 3 पार्टी के 160 लोग चुनकर आ रहे हैं। 160 कांग्रेस, शरद पवार साहब की एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, और हमारे छोटे छोटे घटक दल हैं, उनके 160 विधायक हमारे चुनकर आने के बाद में हम विचार करेंगे ना अभी। लेकिन हमारा सबके साथ संपर्क है, मैं किसी को बागी नहीं मानता हूं। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई बागी नहीं है। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई इंडिपेंडेंट लड़ता है, कोई छोटे छोटे दल का सहारा लेकर लड़ते हैं। जो लोग मजबूत स्थिति में है वो सभी के साथ हमारा डायलॉग चल रहा है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहीं कोई चर्चा हो रही है सर? जो आप लोगों ने कल बैठक की उसमें कहीं कोई चर्चा हुई चेहरे को लेकर? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा सीटें उनकी हैं और जीत का दावा किया जा रहा है, सबसे ज्यादा नंबर उनके आएंगे, और जो फॉर्मूला आप लोगों की तरफ से किया गया था कि जिसकी जितनी ज्यादा, ऐसा कोई फॉर्मूला अब तक बना नहीं था और ना बनेगा। सब मिलकर नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री पद का नेता चुनेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। कोई फॉर्मूले के बारे में अब तक चर्चा नहीं हुई है। तो कोई फॉर्मूले के बारे में चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जीत के लिए बेहद आश्वस्त कि हम हर हालत में सरकार बनाने जा रहे हैं, हमें इससे कोई नहीं रोक सकता है। बागियों का भी स्वागत है, इंडिपेंडेंस का भी स्वागत है, क्योंकि लगातार जो एग्जिट पोल आए, अगर आप उन पर यकीन करते हैं तो उनमें से ये बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद, या फिर हम कह सकते हैं किंग मेकर की भूमिका में भी वो आ सकते हैं, जो बागी हैं या जो इंडिपेंडेंट हैं या छोटी छोटी जो पार्टियां हैं जो किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उनकी भूमिका बेहद अहम हो जाती है। कल जब मतगणना शुरू होगी तो बेहद महत्वपूर्ण है कि मतगणना शुरू होने से पहले तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं, जो स्ट्रांग रूम्स है उनकी निगरानी की जा रही है, हर एक चीज पर नजर रखी जा रही है। और इस सबके बीच एक और जो बेहद महत्वपूर्ण बात जिसको जो आपके सामने में रखना चाहती हूँ, वो वोटिंग परसेंटेज को लेकर है। 20 तारीख को जिस दिन वोटिंग हुई थी, उस दिन का परसेंटेज जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया था, रात को 10-11 बजे के आसपास का है, वो 65.02% था, लगभग 65% आप इसको मान लीजिए। और अब जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो ऐप पर दिखाया जा रहा है वो 66.05% है, यानी कि इसमें डिफरेंस जो है वो लगभग 1.03% का डिफरेंस जो है वो इसमें दिखाया जा रहा है। इसको लेकर भी कई विश्लेषकों ने महाविकास अघाड़ी को अलर्ट किया है कि इसके ऊपर भी ध्यान दें, और इसमें पोस्टल बैलेट जो है उसको काउंट नहीं किया गया है, यानी कि उसका परसेंटेज अगर ऐड हुआ तो वो और बढ़ सकता है, ये टर्नआउट और बढ़ सकता है। और इससे पहले हमने लोकसभा इलेक्शन में
में भी देखा था, कई एजेंसीज की इस तरह की रिपोर्ट आई थी कि परसेंटेज जो है वो बढ़ा दी गई थी वोटिंग की। तो क्या महाराष्ट्र में भी किसी तरह का कोई खेल करने की कोशिश है? हालांकि महाराष्ट्र में जिस दिन वोटिंग हुई और जिस दिन रिजल्ट आ रहे हैं उसमें वक्त कम है, तो बहुत ज्यादा ये भी कहना है कि बहुत ज्यादा खेल करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन क्या 1-2% से भी पूरा खेल बदल जाता है? और जो एग्जिट पोल्स आए हैं जिसमें परसेंटेज में जो एग्जिट पोल बताए जा रहे हैं वो बहुत नैरो मार्जिन महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में बता रहे हैं। तो अगर ऐसे में ये वोटर टर्नआउट अगर 1-1.5% बढ़ा दिया जाता है या बाद में और इससे भी ज्यादा अगर ये बढ़कर सामने आ जाता है तो ये भी बहुत चिंता की बात है। सरकार किसी की बने, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रिजल्ट वो आना चाहिए जो जनता ने जिसको चुना है। ये जरूर हम सबके लिए कंसर्न का विषय होना चाहिए। और इन तमाम चीजों पर आज चर्चा करेंगे हम कि किस तरह से जो अलर्ट मोड में नजर आ रही महाविकास आघाड़ी, इसका क्या फायदा उनको हो सकता है? क्या वाकई में 160 सीटें उनकी आने जा रही हैं? क्या वो सरकार बनाने जा रहे हैं? क्या महायुति किसी तरह का अंदर खाने कोई खेल करने जा रही है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का ये बयान कि जब जब वोटिंग परसेंटेज अच्छी होती है हमें उसका फायदा होता है, हमें इसका फायदा होगा और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो 1995 में 71.7% थी और उसके बाद यानी कि 1995 के बाद से महाराष्ट्र में ये अब तक की सबसे अच्छा वोटिंग परसेंटेज, वोटर्स टर्नआउट माना जा रहा है। अमूमन ये माना जाता है कि अगर भारी तादाद में लोग वोट कर रहे हैं तो वो सरकार के खिलाफ है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी भारी पैमाने पर है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस नायब सिंह सैनी की तरह हरियाणा में जिन्होंने बयान दिया था उसी तरह के उसी तर्ज पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। दो खास मेहमान मेरे साथ, दोनों को आप स्क्रीन पर आप ले आइए। नाही तू मेरे मराठवाड्यात साथ दो मला खास तयार मेहमान करून जुड़ गए हैं। मेरे साथ प्रकाश पुहारे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, जाना माना चेहरा है, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव। प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन है, बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखती हैं। अनुमा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल। प्रकाश जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले क्विक कमेंट अनुमा जी आपका। बहुत आश्वस्त महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाना पटोले से फोन पे बात की है, तमाम विधायकों को मुंबई में आने के लिए कहा है जो जीतेंगे, और इसी तरह के इंस्ट्रक्शंस जो है वो संजय राउत ने भी कहा कि उनकी तरफ से भी दिए गए हैं। तो आप क्या सरकार बनाने जा रहे हैं? आश्वस्त हैं आप? और कुछ गड़बड़ी हुई जो तो? जो जमीनी सच है वो ये है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है, लेकिन जमीनी सच के परे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने हरियाणा के इलेक्शन के बाद देखी हैं। उनमें ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जब नायब सिंह सैनी ने कहा था कि बहुमत की व्यवस्था हो गई है, तो उस बात के बाद से ऐसा लगने लगा है कि क्या हम वाकई लोकतंत्र में जी रहे हैं, क्या ये वाकई लोकतांत्रिक चुनाव हैं, क्योंकि जो जमीन पर दिखता है वो वोटिंग में टर्नआउट कैसे नहीं होता, ये एक सोचने की बात तब शुरू हुई थी। मेरा व्यक्तिगत तौर पे थोड़ा मोहभंग हुआ है। लोकतंत्र जो था देश में, क्या वो लोकतंत्र रह गया, ये सवाल बार बार मेरे सामने आ जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदी हार्टलैंड है वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सहायता से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ इंतजाम किया है कि कभी भी जो विपक्ष की सरकारें हैं वहां ना बन सके। और अगर ईवीएम पे सवाल हो तो जब हम केरल जीत जाएं, कर्नाटक जीत जाएं, तेलंगाना जीत जाएं, तो कह दिया जाए कि भाई देखिए ईवीएम में अगर प्रॉब्लम थी तो वो वहां भी होती। तो ये जिस तरह का माइंड गेम चल रहा है, उसके बाद भी महाराष्ट्र की जमीनी स्थितियां ये बताती है। और आरफा जी, बुशरा जी, एक बात कहना चाहूंगी कि मेरी छोटी बहन एक जर्नलिस्ट थी और अब वो फ्रीलांसिंग करती है, पर वो आजकल ब्रांड मैनेजमेंट कर रही है, लेकिन उसका जमीन से संपर्क नहीं टूटा है। तो वो ठाणे में रहती है और उससे जब मैंने एक दिन कहा कि ये ठाणे में तो शिंदे के बहुत ज्यादा वो है, पहुंच है, तो पकड़ है, तो उसने कहा कि तुम्हें ऐसा लगता होगा, हमें तो नहीं लगता, यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ माहौल पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है। तो मुझे ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी है, मेरी पार्टी को जिस तरह से
पूर्ण विश्वास है। और उसके अलावा जो पूरा गठबंधन है उसे विश्वास है कि सरकार हम बनाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साम दाम दंड भेद का जो एक तरीका है वो हमें जरूर बार बार एक तरह से हैरत में भी डालता है और हमें डराता भी है कि लोकतांत्रिक चुनाव का रिजल्ट पलटने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक भी जा सकती है। बुशरा जी जी, ये डर जाहिर सी बात है आपको सता रहा होगा, खास तौर पर हरियाणा के रिजल्ट के बाद कि जब हर कोई एक शख्स नहीं था जिसने ये कहा हो कि वहां सरकार नहीं बनेगी कांग्रेस की, और वहां पर बिल्कुल उसका उलट हुआ। तो जाहिर सी बात है ये तमाम चीजें शक तो पैदा करती हैं। 90% बैटरी का चार्ज मिलना, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों का, लगभग 20 ऐसी सीटें थी जो आपकी तरफ से कहा गया था जो मैनेज की गई, जिसके बाद पूरा खेल हुआ। और सवाल अब मेरा आपसे प्रकाश जी, आप बहुत सी आकलन ये करते हैं और आपने पहले भी कहा कि महाविकास अघाड़ी को एज है, लगातार आपने मेरे कार्यक्रमों में ये कहा। आप क्या अभी भी अपनी बात पर कायम हैं? महाविकास अघाड़ी क्या सरकार बनाने जा रही है? क्या संजय राउत ने जो कहा, जो कांग्रेस कह रही है कि 160 से 165 सीटें, क्या आपको लग रहा है उनके दावों में दम है? बुशरा बिल्कुल सही बोल रही है अनुमा जी। तो देखिए ऐसा है कि मैं उसके बारे में आपको कुछ क्या बोलते फिगर्स के तथ्यांश देता हूं। देखिए हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो है 48 विधायक है, सॉरी सांसद है 48, और कुल हमारे संसद की जो सॉरी इसकी जो विधायकों की सीटें है वो 288 है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको दिखेगा कि हर सांसद के पीछे से 6 विधायक है। तो अभी इनके पास में 31 विधायक है महाविकास आघाड़ी के पास में। तो 31 को अगर आप 6 से करेंगे तो आपको 186 मिलेगा। समझ लो एक एक कम भी करे और 5 ही एवरेज लगाए सबका तो वो आपको मिलेगा कम से कम 155। तो इन्होंने जो अभी फिगर और उन्होंने जो बोली है वो बिल्कुल सही हो रहा है। और उसके बाद में जो बाकी के जो अपक्ष है, निर्दलीय है, उसके बाद में कुछ रिबेल्स है, बाकी की पार्टियां जो हमारी खड़ी है यहाँ से मनसे के है, उसके बाद में ये वंचित बहुजन आघाड़ी है, शेकाप है, परिवर्तन महाविकास आघाड़ी भी यहाँ पे है। तो इनके करीब करीब कुछ यानी आप ऐसा समझिए कि इस बार इंडिपेंडेंट सबसे ज्यादा खड़े हैं 2080 रिबेल्स खड़े हैं, निर्दलीय खड़े हैं 2080। तो कहने का मतलब अगर 288 से उसको डिवाइड करेंगे तो आपको दिखेगा कि करीब करीब 7 इंडिपेंडेंट हर मतदार संघ से खड़े हैं, और ये बहुत बड़ी संख्या है। तो उसमें से मैं सिर्फ 25 से 30 लोग समझ रहा हूं कि चुन के आ सकते हैं, जो हमने देखा है करीब करीब। क्योंकि मेरा तो नेटवर्क जो है ये पूरा विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश, ये 3 के अंदर हमारा अखबार चलता है पूरा का पूरा। हमारी 21-22 संस्करण है हमारी, और हर जगह पे ऑफिस है, और 40 साल पुराना हमारा अखबार है। तो वो जो सारे लोग हैं वो बड़े मंजे हुए हैं और उनको ग्राउंड रियलिटी पता है। तो उन्होंने जो मुझे रिपोर्ट किया, मैं सुबह से वही ले रहा था 2 दिन से, तो उनसे जो मुझे खबर मिली है मैं आपको उसके साथ में ये करना चाहूंगा आपसे। वो हिसाब से मन से जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है वो करीब बहुत जगह पे उन्होंने उनके आदमी खड़े करे हैं, लेकिन वो तो भाजपा की बी टीम करके ही आज उसको बोलते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी भी ये उनकी भाजपा की बी टीम चल रही है। तो मन से जो है वो 3 से 4 सीटें ले सकती है, वंचित भी जो है 6 से 7 सीटें वो ले लेंगे। शेकाप करके हमारे यहाँ बहुत पुरानी पार्टी है तो वो एक आधी सीट ले सकते हैं, और परिवर्तन महाविकास आघाड़ी करके एक 4-5 पार्टी का मिला के, लोकल पार्टियां उसका मिला के गठबंधन हुआ, 5 से 6 सीटें उनको मिल सकती है। तो इस तरीके से एकंदरित सारी बातें अभी फिलहाल में चल रही है। तो उसमें ऐसा है कि अगर आप और भी डिटेल में अगर चाहती है तो मैं आपको बोलूंगा कि कांग्रेस के जो है 101 लोग उन्होंने खड़े करे हैं, 101। तो 101 में से 60 से 70 लोग जो है 60 to 70 कांग्रेस के आ सकते हैं। और उसके बाद हाँ, उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो है उन्होंने 95 लोग खड़े करे हुए, उसमें से 50 से 55 लोग उनके आ सकते हैं। शरद पवार जी के 86 लोग खड़े हैं, सबसे कम उन्होंने किए, लेकिन उनका जो पार्लियामेंट का जो स्ट्राइक रेट था 80% का, वो हिसाब से देखते हुए तो उनको 86 भलाई उन्होंने खड़े किए, लेकिन उसमें से भी उसको 50 से 55 उनके आ सकते हैं। तो कुल मिला के अगर इसका देखे जाए तो वो 160 to 175 तक के राउंड फिगर में उनका आंकड़ा बैठता है। उसी तरीके से भाजपा का अगर देखेंगे तो उन्होंने 153 लोग खड़े करिए है, और उसके बाद में उसमें से 60 से
हाँ 153 है, तो उसमें से जी 60 to 65 लोग उनके आ सकते हैं। शिंदे ने जो है वो करीब करीब 85 जगह पे उनके आदमी खड़े करे हैं, तो उसमें से 30 से 35 ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि उनके वोटों का बंटवारा हो रहा है उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ में। और अजित पवार जो है वो इनके, तो वो उन्होंने उनको 55 सीटें सिर्फ मिली है, तो उसमें से 15 से 20 बड़े मुश्किल से आ सकते हैं। तो इसी तरीके से इनको 105 से 120 सीटें, यानी महायुति को जो है 105 से 120 सीटें इनको मिलने का एक अनुमान है। और जो सबसे बड़ी पार्टी जो उभर के आ रही है वो दोनों ही है, कांग्रेस और भाजपा, लेकिन दोनों में कांटे की टक्कर है। लेकिन कांग्रेस करीबन 60 to 70 सीट जाएगी और भाजपा जो है 60 to 65। यानी अगर गवर्नर ने ये सोचा भी कि सबसे बड़ी पार्टी को हम न्योता देंगे, तो उसमें से कांग्रेस या भाजपा ये तो डेफिनेटली रहेगा, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस की ही आज सब जगह पे ये चलती हुई दिख रही है मुझे तो भी। जी बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप कर रहे हैं। और प्रकाश जी, आप ही थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी आ जाती है तो फिर वो जो, क्योंकि बहुत कम वक्त है बीच में, क्योंकि 26 तारीख को सरकार हर हालत में बननी होगी, लास्ट डेट है, तो उसके बीच में कुछ खेल किया जा सकता है। अब आपको ये लग रहा है वोटिंग के बाद कि वो खेल की गुंजाइश जो है वो खत्म हो गई है? नहीं, देखिए बुशरा जी, वो आपने वो गुंजाइश खत्म हो गई है ऐसा समझना बिल्कुल गलती मत करिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि जिस तरीके से ये लोग खेल करने में, खोखे बंटवाने में जिस तरीके से एक्सपर्ट है, तो और जो टाइम टेबल इन्होंने पूरे इलेक्शन का लगाया है, देखिए 20 तारीख को हमारे यहाँ पे वोटिंग हुआ, 23 तारीख को यानी कल हमारे यहाँ काउंटिंग है, उसके बाद में बीच में सिर्फ एक दिन है 24 तारीख, 25 तारीख को हमारे यहाँ पे, 25 तारीख को महाराष्ट्र के अंदर ये गवर्नमेंट का आखिरी का दिन रहेगा। तो 25 तारीख को रात को 12 बजे हमारे यहाँ पे गवर्नर रूल लग सकता है। और ये कब लग सकता है? अगर इनको अगर कांटे की टक्कर हुई, यानी 145 इज अवर, यानी ये है हमारा, यानी बहुमत है 145, 288 सीटें है, तो वो हिसाब से अगर देखे जाए इनको सिर्फ 145 या 150 मिली, तो ये लोग क्या करेंगे कि ये कुछ ना कुछ कारण करके वो उसको टालेंगे और 25 तारीख को रात को गवर्नर रूल लगवा देंगे। और फिर तो आपको मालूम है घोड़े खरीदने में ये लोग तो बड़े माहिर है, बीजेपी वालों के पास में खो क्या इनके पास में तो अभी तो कंटेनर है इनके पास में, तो खोखे छोड़ दीजिए, अभी इनके पास में कंटेनर आ गए हैं, तो कंटेनरों से पैसा इन्होंने बांटा है, करा भी है। तो वो हिसाब से ये कुछ खेल हो सकता है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन वो हिसाब से ये लोग अलर्ट भी है। जिस तरीके से ये लोगों ने बताया कि सारे के सारे मुंबई आ जाओ, एक जगह रुक जाओ, तो ये बात हो सकती है। लेकिन भाजपा के जिस तरीके से अभी वोट कम होते हैं, क्या बोलते, जो कैंडिडेट कम चुन के आ रहे हैं, ये अगर रिबेल्स इनके जो है, इन्होंने जो खड़े करे हैं रिबेल्स भी जोड़ लिए, तो एक 5 रिबेल इनको और मिल जाएंगे। और अपक्ष तो खरीदेंगे ये सारे के सारे का जरूरत पड़ती है, तो अपक्ष 25 से 30 लोग आ रहे हैं चुन के। तो ये एक बहुत बड़ी शक्यता है इस बार की ये लोग कुछ ना कुछ खेला कर जाएंगे 25 तारीख को, इतना डेफिनेट दिख रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि अगर कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आ जाती है या बिल्कुल नेक टू नेक टक्कर रहती है और कोई गुंजाइश इस तरह की नहीं बचती है कि अगर 160 सीटें महाविकास अघाड़ी की आ जाती है, तो उस खेल की गुंजाइश जो है वो खत्म हो जाती है। अनुमा आचार्य जी, आपको डर है हरियाणा जैसा होने का, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हरियाणा, महाराष्ट्र और हरियाणा में जमीन आसमान का फर्क है? हरियाणा में पहली बात तो कांग्रेस और सीधे बीजेपी की आपस में लड़ाई थी, और यहाँ पर 6 पार्टियां हैं, और वहां पर चाहे हम शिवसेना की बात करें, शरद पवार की बात करें, एनसीपी की बात करें, जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद मजबूत हैं और पहले से ही बहुत अलर्ट मोड में भी आप सब लोग नजर आ रहे हैं। और अभी जिस तरह से प्रकाश पोहारे जी ने जो बात कही है, उससे खुश तो बहुत हुई होंगी आप। की बात से सहमत हूँ कि महाराष्ट्र हरियाणा नहीं है। मैंने एक चीज देखी, और पिछले काफी दिनों में जो अलग अलग जगह कवरेज हम देख रहे थे, तो महाराष्ट्र की महिलाओं से जब बात की लाड़की बहनों के बारे में, तो उन्होंने कहा
कि ये जो लाड़की बहन है इससे ज्यादा तो हमारी महंगाई बढ़ गई है, ये उन्होंने कहा। और बोले इससे क्या, आपने सोयाबीन का तो हमें दाम दिया नहीं है। तो ये सारी चीजें भी सामने हैं। लेकिन एक चीज देखिए, महाराष्ट्र अलग है, इसीलिए ये जो अडानी वाली रिपोर्ट है ये कल आई, नहीं तो अगर ये इलेक्शन के एक दिन पहले आती तो महाराष्ट्र एक और निर्णय लेता और बिल्कुल साफ महाविकास आघाड़ी की तरफ ही होता। अडानी का जो जिस तरह की जो उस पे आरोप लगे हैं रिश्वतखोरी के, तो महाराष्ट्र में आज भी मैं मानती हूँ लोगों के अंदर वैल्यू सिस्टम बचा हुआ है। वो अदरवाइज बीजेपी ने पूरे भारत में लोकतंत्र का पूरी तरह से आर्थिकीकरण कर दिया है, जिसमें पैसे बांट बांट के हमने देखा किस तरह से विनोद तावड़े पैसे बांटने गए थे। वहां के सारे कैमरास जो थे, सिक्योरिटी कैमरास बंद थे। आप आगे चल के भी ये पता नहीं लगा सकते कि वो सिक्योरिटी कैमरा क्यों बंद थे, और जिसकी तो वो विधानसभा ही नहीं है उसका वहां क्या काम था। तो सारा कुछ करने के बावजूद भी महाराष्ट्र का अलग होना ही है जो ये हमें एक तरह का विश्वास देता है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है। तो यहाँ पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि महाराष्ट्र इस मामले में अलग है, लेकिन हमारे पास एक टीएन शेषन नहीं है। हमें याद रखना पड़ेगा कि ना हमारे पास एक टीएन शेषन है, ना हमारे पास एक लिंगदो है। इस समय जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही सस्ती तुकबंदियां करके शेरो शायरी सुनाने की कोशिश करते हैं, और जब काम करने की बात आती है तो वो अपने कर्तव्य से नदारद पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव एक उदाहरण है। और यहाँ पर भी जैसा आपने अंदेशा व्यक्त किया था स्लो वोटिंग के बारे में या किसी और तरह की धांधली के बारे में, अगर वो नहीं होता है तो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनना सुनिश्चित है। और इसीलिए ये सारी एहतियातें बरती जा रही हैं। आप बताइए ये कैसा चुनाव है, ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर जनादेश के बाद भी लोगों को अफरा तफरी करना पड़ती है, भागा दौड़ी हो जाती है, लोगों को बचाना पड़ता है, अपहरण जैसी बात हो जाती है, खरीदने जैसी बात होती है। मेरे देश के लोकतंत्र को क्या हो गया है, ये हमारी समझ के बाहर है। सेनाओं से आती हूँ, सेनाएं लोकतंत्र की साइलेंट डिफेंडर होती हैं, लेकिन आज जिस लोकतंत्र को बचा कर रखा गया उसके ये हालात हैं कि जिसमें लोकतंत्र बहुत कम दिखता है, सिर्फ गुंडागर्दी, सिर्फ दबंगई और सिर्फ धन बल का प्रयोग, बाहुबल का प्रयोग, सिस्टम का प्रयोग दिखता है। लेकिन हाँ, प्रकाश जी ने कहा, उन्होंने सीट उस तरह से बताई जिस तरह से कि आंकड़े होना चाहिए, और मैं मानती हूं कि कल का निर्णय अगर सब तरह से ठीक हुआ, क्योंकि डिस्टेंस जो गैप है वो कम है, यही एक चीज और उम्मीद दिखाता है कि यहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के पूरे चांसेस हैं। जी। कल का दिन आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा के बाद ये महाराष्ट्र और झारखंड के कल नतीजे आने वाले हैं और ये बहुत कुछ तय करेंगे। ये सिर्फ झारखंड और महाराष्ट्र के लिए ही तय करने वाले नहीं हैं, बल्कि दिल्ली के लिए भी ये बहुत कुछ तय करेंगे। ये भी तय करेंगे कि झोला उठाकर हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री जी हैं वो चल पड़ेंगे, या फिर वो पूरे 5 साल गुजारेंगे, या फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उनकी तरफ जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी कुर्सी और डगमगाए इन 2 राज्यों में और वो अपना पिटारा खोलें। और खासतौर पर नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार में चुनाव है। जी अनुमा जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? बुशरा जी, मैं दिल्ली के चुनाव के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ कि दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा धांधली नहीं करती, वो बल्कि आम आदमी पार्टी को बढ़ावा ही देती है, क्योंकि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू उसने पूरी सत्ता पर कब्जा कर रखा है। तो अगला लिटमस टेस्ट केवल बिहार के चुनाव होंगे। दिल्ली के चुनाव तो आएंगे और चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वहां पर कुछ ज्यादा खेल नहीं करती है, लेकिन हाँ, बिहार के चुनाव की बहुत प्रतीक्षा रहेगी। जी जी, बिल्कुल। और इस बीच पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संदीप यादव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संदीप, आपका बहुत-बहुत स्वागत कार्यक्रम में। आपके पास मैं आऊँ उससे पहले प्रकाश जी, विदर्भ से लेकर तमाम जगहों के अलग-अलग जगह के आपने आंकड़े आपने निकाल के रखे और 62 सीटें विदर्भ की हैं। आपने मुझे बताया था कि लगभग 37 से लेकर 40 सीटें आपने कहा कि वहां महाविकास आघाड़ी की आ सकती है, यानी कि सबसे बड़ा चंक जो है और सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं कि जोन है विदर्भ, वहां से सबसे बड़ी कामयाबी महाविकास आघाड़ी को मिलने के लिए जा रही है। क्या आपको लगता है मुंबई की जब हम बात करते हैं, जहां पर सबसे हाई स्टेक शिवसेना उद्धव ठाकरे का लगा हुआ है, वहां पर भी आपको लगता है उद्धव ठाकरे शिंदे से बेहतर करते हुए
नजर आएंगे? और मराठवाड़ा में भी क्या आपको लगता है विदर्भ की तरह थोड़ा एक तरफा ही होता हुआ नजर आएगा महाविकास आघाड़ी के लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो एरिया जो है, देखिए मुंबई में तो उद्धव ठाकरे का यानी शिवसेना का गढ़ है, तो इसीलिए शिंदे सेना उनके कोई हालत में आगे जा नहीं सकती, एक तो समझिए आप। और वो सारी बातें सिद्ध हो गई है जब इनकी मीटिंग हुई थी, इनका सभा हुई थी अपने मोदी जी की यहाँ पे शिवाजी पार्क के ऊपर। तो शिवाजी पार्क के ऊपर हाँ मोदी जी के सभा में कोई आदमी नहीं थे, सारे कुर्सियां कुर्सियां खाली खाली थी। और मैं ऐसा समझता हूँ कि उसी कारण मोदी जी जो है वो भारत से विदेश चले गए, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये सीधी कहने का मतलब ये नैरेटिव उससे दिख रहा है, सीधा सीधा ट्रेंड दिख जाता है कि मुंबई के लोग इनके बहकाव में, पर्टिकुलरली शिंदे जिसको ये गद्दार करके इसको जो सिक्का लगा है, तो उसके कारण वो नहीं, ठीक है पैसे की नदियां तो भयंकर बहा रहे शिंदे साहब, 20-20 करोड़, 25-25, 30-30 करोड़ रुपए तो एक एक जगह पे ऊपर उन्होंने भेजे हैं। उनके जो लोग हैं खर्चा बहुत कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि उनके एक आदमी ने बोला है कि अभी तक के एक महीने में उन्होंने 25,000 किलो मटन बांटा है, मटन 25,000 किलो। तो आप समझ सकते हैं कि 25,000 किलो मटन का मतलब 1,000 रुपए से भी करे तो 2.5 करोड़ रुपए का तो सिर्फ मटन दिया है, लोगों को खिलाया है। तो लेकिन उसके कारण एक बात हो गई है कि हमारे यहाँ पे अभी ऐसी बोलचाल हुई है कि उसके अंदर ये बोलते हैं कि किसका भी खाओ बटन, अब किसका भी खाओ मटन, लेकिन दबाओ फलाना फलाना बटन। ये ऐसा एक नया मुहावरा हमारे महाराष्ट्र में आ गया है, किसका भी खाओ मटन लेकिन दबाओ उद्धव जी का बटन। ये इस तरीके से बातें निकल रही है। तो बातें ऐसी है इसके अंदर। मराठवाड़ा के अंदर तो इनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो आपको वहां पे मालूम है कि वहां मराठा आंदोलन जो चल रहा है वो बड़े पीक पे है, और उसके कारण वहां बीजेपी की कोई दाल गलने वाली नहीं है। शिंदे की थोड़ी बहुत गल सकती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मनोज जरांगे को जो ताकत दी जा रही है, फाइनेंशियल ताकत, वो शिंदे ही दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब वो कोई पूरे इसके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि मराठा वोट जो है वो मराठवाड़ा में भी है और पश्चिम महाराष्ट्र में यानी जो पवार साहब का एरिया है उधर भी बहुत ज्यादा है। हमारे विदर्भ में मराठे का कोई ये नहीं है, कि हमारे यहाँ सारे के सारे कुर्मी हैं, और कुर्मी ऑलरेडी ओबीसी के अंदर आते हैं। और वैसे हालांकि मैं आपको बताऊंगा मराठे और कुर्मी में कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ बुद्धिभेद करने के विषय है। मराठा नाम की कोई जाति नहीं है। लेकिन अब ठीक है, लेकिन इस तरीके से एकंदरी जो है ये लोगों को यानी मुंबई सबसे ज्यादा, देखिए सबसे ज्यादा सीटें जो है वो विदर्भ में है, 62 सीट एक रीजन में अगर देखा जाए तो। उसके बाद में मुंबई है, उसके बाद में ये वेस्टर्न महाराष्ट्र है, फिर मराठवाड़ा आता है। तो इस तरीके से सारा है बंटवारा। लेकिन उसके बावजूद भी विदर्भ की जो बातें हैं, विदर्भ का मैं सारा निकालते बैठा था, तो विदर्भ में महाविकास आघाड़ी को 33 से तो 35 क्लियर है। सारे लोगों से हमने अंदाज लेने के बाद में और जो कुछ परिस्थिति हो गई है वो देखते देखते मिनिमम 33 और 35 तक के हो जाएगा। और उसके बाद में वो जो रिबेल्स है खड़े हुए, तो उनमें से कई लोग कांग्रेस के भी है, जैसे हमारे अमरावती के अंदर कांग्रेस का एक रिबेल खड़ी है और अपक्ष में खड़ी है। और वहां पे रवि राणा करके आपने सुना होगा कि वो जो एकदम वाहियात जैसे बातें करते रहते हैं और सारा, तो लोग बड़े चिड़े हुए उससे। तो लोगों ने खुद उसके लिए पैसे जमा करे। वो प्रीति बंड करके लड़की है, वो प्रीति बंड के लिए लोगों ने चंदा जमा करा और उसको पूरा का पूरा साथ दे रहा है। वो चुन के आ रही है वहां पे प्रीति बंड करके। तो ये इस तरीके से जो अगर पकड़े जाए तो 33 से 35 की जगह 37 तक के भी महायुति विदर्भ में जा रही है, आउट ऑफ 62 सीट। और बीजेपी जो है यानी महायुति जो है वो 21 से 23 सीटों के बीच में सिमट जाएंगी, 21 से 23 सीटों के बीच में। और अपक्ष जो है बाकी के 3-4 है हमारे, एक राजूरा करके जगह है, वहां से वामन चटप करके है, ये पुराने ये हमारे किसान संगठन के, वो एक चुन के आएंगे। उसके बाद में ये मैंने जैसा कि आपको बताया वाशिम के अंदर भी उसी तरीके से बात हो जाएंगी। वो आदमी पहले कांग्रेस का था, अनंत देशमुख, लेकिन उसके बाद में बीजेपी में गया। लेकिन बीजेपी ने उसको, क्योंकि वहां पे शिंदे ने जबरदस्ती एक वो वहां की जो सांसद थी वो गिर गई थी, फिर उसको उन्होंने इस पे लिया, असेंबली में लिया उसको। फिर असेंबली में लेने के बाद में अपर हाउस में वहां लेने के बाद में भी वो खड़ी है। तो फिर अब वो खड़ी है तो फिर उन्होंने युति का धर्म निभाने के लिए वहां क्या कर दिया, अनंत देशमुख को बोले तुम खड़े रहो, उसको रिबेल करके खड़ा कर दिया। अब वो चुन के आने के बाद में वो इधर ही जाएगा महायुति में। तो ऐसी काफी चीजें हैं
महाराष्ट्र में, विदर्भ में। बिल्कुल। तो ये बहुत ही सटीक एक तरह से कह सकते हैं, एकदम एक-एक सीट को बारीकी से प्रकाश पहारे जी और उनके साथ जो उनके सहयोगी हैं उन्होंने देखा है और इसीलिए वो ये ज़मीनी हकीकत जो है अपने एक्सपीरियंस से वो तमाम यहाँ पर बता रहे हैं। डॉक्टर संदीप, बहुत अलर्ट मोड में यहाँ महाविकास अघाड़ी नज़र आ रही है। जिस तरह से मैं बता रही थी कि नाना पटोले से राहुल गांधी और खड़गे ने बात की है और ये कहा गया है कि जो विधायक जीत कर आए उनके लिए बाकायदा तौर पर मुंबई में एक होटल की व्यवस्था और वहां तमाम विधायकों को रखा जाएगा। बहुत अलर्ट मोड में है, हर जगह पर जो स्ट्रांग रूम्स हैं उनकी निगरानी से लेकर हर चीज की जा रही है क्योंकि उनको ये साफ तौर पर पता है कि उनका मुकाबला किससे है। और लेकिन फिर भी क्या स्लो वोटिंग, स्लो काउंटिंग, किसी तरह का कोई खेल यहाँ पर उससे कुछ किया जा सकता है? क्योंकि अमूमन मैं अपने 22 साल के करियर की अगर हम बात करूं तो ये देखा है कि जो विधानसभा के जो इलेक्शन है वो 12, 11, 12 मैक्सिमम 1 बजे तक अगर बहुत डिले है क्लियर हो जाता है। लेकिन हमने हरियाणा में देखा कि कब तक लटका के रखा गया और लास्ट तक जो है वो तमाम चीजें चलती रही। उससे पहले उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा था। तो क्या इस तरह का भी कोई अंदेशा और ये जो अलर्ट नजर आ रहा है महाविकास अघाड़ी, इसका कितना फायदा उसको हो सकता है? महाविकास अघाड़ी जितना अलर्ट होगा उतना उसको फायदा होगा। अलर्टनेस का सीधा फायदा है आपके गेन से है, कनेक्शन, रिलेशन। याद रखिएगा कि मुझे याद है मैं कई टीवी चैनल्स पे बैठा हुआ था एक एक करके, लेकिन मुझे याद है कि हरियाणा इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1:30 बजे के बाद, 1 बजे के बाद एकदम फॉर श्योर पहला रिजल्ट दिया था, जो कि मतलब ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। आपने सही कहा, 12 बजे तक तो तय हो जाता है किसकी सरकार बनेगी विधानसभा में। इतने कोई ज्यादा वोट नहीं होते हैं असेंबली में। और ये जो नया कल्चर शुरू हुआ है, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, बेसिकली ये निष्पक्ष चुनाव की जगह पर एक तरह से पक्षपाती चुनाव करा रहा है। तो ये सब तो खेल होंगे, इसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि यही इनका वो मेन तरीका है जिससे वो जीत रहे हैं। हरियाणा भी ये नहीं जीतते। आप ओवरऑल वोटों के जो परसेंटेज है उसमें 0.80 का अंतर है और दूसरे और भी कारण है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये महाविकास अघाड़ी पूरी तरह से जीत रहा है। इसलिए नहीं कि उत्साह में मैं बोल रहा हूं, इसलिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि कौन है जो वोट नहीं देगा और वो कौन है जो महायुति को वोट देंगे। क्या वो कारण है? जब इसकी पड़ताल की जाती है तो बहुत कम कारण दिखते हैं कि लोग महायुति को क्यों वोट देंगे। आपने माझी लाड़की बहन योजना भी शुरू की तो कोई अपने घर से थोड़ी ही शुरू की है, और सरकार शुरू करती है। हम टैक्स पेयर्स का पैसा है। गरीब से गरीब आदमी ज्यादा ईमानदारी से टैक्स देता है बुसरा जी। जो एक मजदूर है ना, वो जब नमक डॉक्टर खरीदता है। संदीप, आपको टोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस ये कहें बिल्कुल नायब सिंह सैनी की तरह कि लाड़की बहना योजना जो है उसका बहुत फायदा हमें हो रहा है और इसी वजह से वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ा है और 33 सालों के बाद इतना वोटिंग परसेंटेज आया। 1995 में 71.7 था और उसके बाद अब 66.05% जो फाइनल आंकड़े जो आए हैं, अभी पोस्टल बैलेट के नहीं काउंट किए गए हैं। तो ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो बढ़े हुए आंकड़े हैं ये दरअसल हमारे फेवर में है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो अब हरियाणा की बात इसलिए आ जाती है क्योंकि नायब सिंह सैनी ने भी कुछ इसी तरह की बातें कही थी कि सारे इंतजाम जो है बहुमत के कर लिए गए हैं। तो इसके जवाब लाडली बहना की बात करते हो, देवेंद्र फडणवीस का ये बयान, इसको किस तरह से आप देखेंगे? देखिए, लड़की माझी लड़की बहन योजना या कोई भी योजना इन्होंने जो शुरू किया बर्तन बांटने का और तमाम तरह की चीजों का, ये कोई नई बात नहीं है। हर सरकार करती है। राजस्थान में अशोक गहलोत ने किया था अभी हाल ही में, और हर सरकार कांग्रेस करती रही है और तमाम योजनाएं रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोग वोट देंगे, या तो फिर कोई फिक्सिंग हुई है, कोई गड़बड़ी की सेटिंग की कर ली गई और उसके आधार पर ये कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि महायुति को लोग क्यों गठबंधन को वोट देंगे? जो ये पैसा लोगों को मिल रहा है 1500 रुपए, 2000 जो भी देने की बात कही गई है, 2.5 करोड़ औरतों को 2.25 करोड़ के अकाउंट में पैसा भी 3 महीने का चला गया है। लेकिन मसला ये है कि वो किसका पैसा है? टैक्स पेयर्स का ही पैसा। वही मैं कह रहा था कि मजदूर आदमी ज्यादा ईमानदारी से टैक्स देता है, नमक खरीदता है उस पर भी टैक्स देता है, कुछ भी खरीदता है टैक्स देता है। सारे टैक्स पेयर्स का पैसा है, उन्हीं का पैसा उन्हीं को वापस लौट रहा है। इनफैक्ट जितना उनको मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कहीं से भी नहीं जीतेगा। महायुति जीत नहीं रही है। और मैंने आपसे बताया था शुरुआती कई कार्यक्रमों में
कि ना ही ओबीसी खुश है, ना ही मराठा खुश है, ना ही दलित खुश है, ना ही कुणबी खुश है, कोई खुश नहीं है। और विदर्भ में सही कह रहे थे प्रकाश पौरे साहब कि वहां तो डीएमके का एक फॉर्मिडेबल एक उनका वो था, काम था, वो काम कर रहा है इस बार भी। और अब में जो कॉटन वाला इलाका है वहां ये पूरा हारे थे, तो ये फिर हारेंगे। और इनको कहीं से भी ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, याद रखिएगा। एक तो मराठी अस्मिता के नाम पर इन्होंने चुनी हुई सरकार जो अच्छा काम कर रही थी, सही काम कर रही थी, संविधान के लिए काम कर रही थी, उसको गिरा दिया चोर दरवाजे से, पैसे के बल पर, प्रशासन के दम पर। ईडी, सीबीआई, आईटी का जो नंगा नाच हो रहा है पिछले कुछ दिनों से इस देश में, सेबी की चेयरपर्सन पकड़ी जाती हैं, अडानी अडानी बार बार पकड़े जाते हैं। हिंडनबर्ग ने दुनिया के कई इस तरह के गड़बड़ियों का खुलासा किया है। जो उनका नाम जो मैं भूल रहा हूँ, नाथन नेस्ले कुछ नाम है उनका, एंडरसन, हाँ एंडरसन। जी। तो अब मेरा यही कहने का मतलब है कि बार बार पकड़े जाने के बाद अंत में अमेरिका ने पकड़ लिया उनको। और यही 3-4 दिन चुनाव के पहले अगर ये सब आता, चाहे वो विनोद तावड़े का केस आता या फिर ये केस आता, बहुत बड़ा परसेप्शन बन जाता इस चुनाव में। आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, सरकार ही नहीं होती अगर प्रज्वल रेवन्ना का बस जो केस था वो 1 हफ्ते पहले खुलता, कर्नाटका के ही चुनाव में शुरुआती दौर से पहले खुल गया होता, तो वहां इतनी सीटें ही नहीं जीतती बीजेपी और ये बाहर होती सत्ता से। और उसने जो परसेप्शन बनाया पूरे चुनाव में, पूरे भारत में, प्रज्वल रेवन्ना एक सीरियल रेपिस्ट है जिसके मोबाइल में 3000 महिलाओं के यौन उत्पीड़न के वीडियो मिले। तो इस तरह की पार्टी जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जितने भी अपराधी हैं 250 उसमें 154 बीजेपी के हैं। तो मेरा कहने का मतलब किसी भी फ्रंट पे कोई ईमानदारी है ही नहीं। ये उन लोगों की सरकार है जो इस देश को मनुवाद के युग में ले जाना चाहते हैं। आपने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखा कि किस तरह से लोगों पर, निहत्थी औरतों पर, बूढ़ी औरतों पर बंदूक तानने वाले लोग हैं। तो कुल मिला के कहीं कोई मुझे कारण नहीं दिखता है कि महायुति को क्यों दोबारा चुना जाना चाहिए। क्या कि देवेंद्र फडणवीस जो अपने गंदे गंदे भाषण दे रहे हैं उसको वो दोबारा रिपीट करें इसलिए, या फिर वो महाराष्ट्र की जनता ये सुने कि बटोगे तो कटोगे, कहां बटोगे कटोगे। अभी प्रधानमंत्री नाइजीरिया गए थे, नाइजीरिया एक मुस्लिम देश है, नाइजीरिया से भारत का जो व्यापार है वो बहुत घट के करीब करीब 40% घट गया है। इसी चिंता में प्रधानमंत्री जाके उनका गले मिल रहे हैं, कभी कतर में गले मिलते हैं, और भारत के मुसलमानों को उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये बाबर की औलादे हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं। तो ये जो दो मुहापन है वो जनता भी धीरे धीरे भाप रही है। कितना भी गोदी मीडिया उनके लिए परसेप्शन बनाए, बनाते बनाते अभी 1500 रुपए माझी लाडकी बहन योजना का जो 1500 रुपए है उसका क्या मतलब है। आटा 50 रुपए किलो है, अरहर की दाल 175 200 रुपए किलो है, सरसों का तेल 200 रुपए किलो है। मैंने 1 हफ्ते का आप खाना नहीं खा सकते हो माझी लाडकी बहन योजना से। दाल चावल नहीं खा सकते हो, खाने का छोड़ दीजिए, खाने में जो न्यूट्रिशन का पैरामीटर है भारत सरकार का या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, उसका तो छोड़ दीजिए, आप दाल चावल नहीं खा सकते हो 1 हफ्ते इस 1500 रुपए में। ये महंगाई का आलम है। तो लोग समझ रहे हैं, वो जमीन पर जो लोग हैं वो जान रहे हैं, और उनको ये भी मालूम चल चुका है कि 15 लाख रुपए नहीं मिलने वाले हैं, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिलने वाली है, हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा नहीं करने वाला है, और अब कहीं कुछ होना नहीं है। अब यही वो चीजें रिपीट की जा रही हैं बार बार टेप रिकॉर्डर का स्टीरियो टाइप जो है ना, स्टीरियो रिकॉर्डर जो है वो बज रहा है, लेकिन अब थक चुके हैं लोग। इनफैक्ट वो इतने इरिटेट हो चुके हैं कि अब सुनना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कैसे भी बदलाव हो। एक आदमी जो जनता से जुड़ के और उनके सामने दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक ईमानदार व्यक्ति है, उससे लोग उसके साथ होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उसके नेतृत्व में सरकार बने, भारत आगे की तरफ जाए। घृणा की, बांटने की ये राजनीति कितने दिन चलेगी। बांटने आप शुरू कर दो तो एक व्यक्ति अपने हाथ पैर को बांट ले। बांटने वाला अगर भाव को लेकर आप बढ़ोगे तो आप बांटते बांटते अपनी आंख और पैर को बांट लोगे। तो फिर बांटने से तो बात बनती नहीं है। पूरी दुनिया का एक असली सच है। बात तो बनती है जोड़ने से। तो जोड़ने के लिए जो आदमी खड़ा है, जो सामाजिक न्याय यात्रा कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, जो व्यक्तियों को जोड़ो। अब आप किसी भी देश में जब तनाव होगा तो प्रगति कैसे होगी। तनाव पहली शर्त किसी भी देश में प्रगति की मोहब्बत है। आप मजाक उड़ा लो मोहब्बत की दुकान की, एकता की, लेकिन हर दुनिया के रिफॉर्मर ने, महाराष्ट्र तो रिफॉर्मर्स की जमीन रही है, वहां तो इस तरह के बांटने काटने वालों के प्रवचन को लोग नहीं सुनेंगे। वो तो एक ऐसी जमीन है जहां साहू जी महाराज ने 1902 में इस देश में प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। और साहू जी महाराज की भूमि है, महात्मा फुले की भूमि है, शिवाजी महाराज की भूमि है। वो एक ऐसे राष्ट्रवाद के जनक थे शिवाजी महाराज।
अब बहुत कम साधनों में उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया, पूरे भारत को दिखाया कि अगर आपको अपनी जमीन से प्यार है, अपनी मिट्टी से प्यार है, अपनी मातृभूमि से प्यार है, तो आप कम संसाधनों में भी जीत सकते हो और अपने देश की रक्षा कर सकते हो, अपनी जमीन की रक्षा कर सकते हो। और उनका जो राष्ट्रवाद था, कभी भी वो विकृत व्यक्ति माने विकृत नहीं था। उन्होंने बार-बार हमेशा वो व्यक्तियों का रिस्पेक्ट करते थे। औरंगजेब के प्रति भी वो कभी एक सीमा के परे नहीं गए। वो अपने शत्रुओं का भी सम्मान करते थे। तो ये व्यक्तियों का गुण होता है। वो लोग जो जिनमें कोई व्यक्ति का गुण ही ना हो, वो कहेंगे कि कटेंगे तो बटेंगे, तो कौन उनकी बातें सुनेगा? कोई अब सुनना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता इनको। जी, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और पूरी जो एक आइडियोलॉजिकल बैटल है, उसकी परतें आपने यहाँ पर खोली हैं और सीधे तौर पर राहुल गांधी कहते भी रहे हैं कि विचारों की ये लड़ाई है और साफ तौर पर दिख भी एक रहा और है बात कि कह जिन दूं मैं, विचारों की एक और बात बात कह दूं, एक जी, और जी, बात कह दूं, बड़ी जी, महत्वपूर्ण बात है। ये लोग इतने झूठे लोग हैं कि ये लोग देखिए ये जो तथाकथित महायुति के लोग हैं, कहा भी उद्धव ठाकरे ने कि तुम अपने बाप के बेटे हो, तो तुम सावरकर पे और सावरकर का नाम लेके और हेडगेवार का नाम लेके वोट मांगो। तुम मेरे बाप का नाम लेके वोट क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे उस हिंदुत्व में, तुम्हारे अपने दर्शन में कोई दम नहीं है। और ये लोग आरएसएस के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं। साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज को भी अपना आइकन बताते हैं। ये अजीब लोग हैं कि ये गांधी को भी अपना आइकन बताते हैं और गोडसे को भी आइकन बताते हैं। अरे भाई, तुम किसको बेवकूफ बिल्कुल, बना रहे हो? कितने दिन तक बेवकूफ बनाओगे? कहीं तो तुमको साफ साफ बताना होगा ना, तुम गांधी के साथ हो या गोडसे के साथ हो। तुम किसके साथ हो? बिल्कुल। तुम सावरकर के साथ हो सहूलत या फिर जी, जी। सावरकर के साथ हो, गोलवलकर के साथ हो, या फिर महात्मा फुले के साथ हो, या साहू जी महाराज के साथ हो। एक तो लाइन होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ही होगी। साफ-साफ कहा उद्धव ठाकरे ने कि तुम अपने बाप के बेटे हो, तो अपने विचारकों को आगे करके वोट मांग के दिखाओ। वो उनके पिता के नाम पर मांग रहे थे, बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट मांग रहे थे मुंबई। जी, जी। जी, बिल्कुल। और एक-एक सवाल आप दोनों से, प्रकाश जी आपसे भी और अनुमा जी आपसे भी। अनुमा जी, आपको आप आश्वस्त नज़र आ रही हैं कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं कल, लेकिन आप थोड़ी डरी हुई भी हैं। क्या वो डर इसलिए भी है कि जो सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगाड़ा गया इन सालों में, और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री जिस तरह से आपकी बेटी भी ले जाएँगे, ये जाकर वो कहते हैं झारखंड में, और एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, कटेंगे, बटेंगे, ये कहा जाता है महाराष्ट्र से लेकर झारखंड सब जगहों पर। क्या आपको लग रहा है ये नैरेटिव कुछ जगहों पर, कुछ ज़ोन, कुछ पॉकेट्स, कुछ लोगों को प्रभावित कर सकता है और इसका कोई असर होगा? क्या ये भी आपको कोई डर सता रहा है? जो प्रधानमंत्री का फूहड़ भाषण है, ये महाराष्ट्र में नहीं चलता है। इसे मध्य प्रदेश में चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का स्तर नीचे है और चूंकि यहाँ पे 29,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं, तो लोग प्राइवेट स्कूल में जा नहीं पा रहे हैं और अशिक्षा बढ़ती चली जा रही है, तो ये यहाँ एक्ट कर सकता है। लेकिन मैं आपकी उस बात से, उस आंकड़े के कारण भी थोड़ा सा ऐसा महसूस कर रही हूँ। आपने कहा कि आखिरी समय में 64 पॉइंट समथिंग जो था वो वोटिंग परसेंटेज दिखाया था, लेकिन बाद में जो उन्होंने 2% बढ़ा दिया, उस 2% में लगभग 1,80,000 वोट आते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे पराकाला प्रभाकर जी ने भी कहा कि लगभग लगभग नहीं, 79 सीटों में, 79 सीटों में जो काउंटेड वोट थे वो कास्टेड वोट की तुलना में ज्यादा निकले थे। यानी कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1,00,000 लोगों ने वोट डाले, तो जब पूरे वोटों की गिनती हुई तो जो जीता, जो नहीं जीता, नोटा, अदर सब मिलाएंगे तो वो 1,25,000 के लगभग ऐसे वोट निकले। यानी कि कास्टेड वोट की तुलना में काउंटेड वोट का ज्यादा होना मुझे डराता है। जब चुनाव क्लोज हो जाता है, वोटिंग क्लोज हो जाती है, उसके बाद परसेंटेज का बढ़ना मुझे डराता है। और ये भी डराता है कि पूरा प्रशासन न जाने कब काउंटिंग में कैसे फेरबदल करेगा। और एक हमने न्यूज खबर पूनम अग्रवाल की भी सुनी थी, जिसमें किसी मालवेयर का प्रयोग करके, जैसे जो सीसीयू कंट्रोल यूनिट जो है वो अब अलग कर दी गई है, उनका सीक्वेंस जो था रखने का उसे बदल दिया गया है, तो उससे भी मनचाहे वोट डाले जा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल चीजें मुझे डराती हैं। लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है। महाराष्ट्र के लोगों ने महाविकास आघाड़ी के लिए वोट दिया है और वहां पर मुझे कोई संदेह नहीं है। जी।
जी, बहुत महत्वपूर्ण बात और बहुत सधे अंदाज में आपने यहाँ पर कही। प्रकाश पोहारी जी, आपसे मेरा सवाल ये कि क्या वोटिंग परसेंटेज का बाद में बढ़ जाना, कास्टेड वोट से काउंटेड वोट का बढ़ जाना, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम खेल का डर क्या आपको एक पत्रकार के होने के नाते क्या आपको भी सताता है? जब आप ये आकलन कर रहे होते हैं कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी और फिर उसके बाद जब आप इन चीज़ों को भी देखते हैं, जो लगातार एडीआर से लेकर तमाम एजेंसीज ने सामने रखे हैं अलग-अलग इलेक्शंस के बाद, तो क्या इसको भी आप देख रहे हैं? इसको कैसे फिर ये माना जाए कि जो लोग वोट कर रहे हैं, रिजल्ट भी वही आएगा, जनतंत्र की कोई लूट नहीं हो रही है? बात ऐसी है, कहावत है कि जब सैया भयो कोतवाल तो डर काहे का। अभी ईडी इनके साथ में है, चुनाव आयुक्त इनके साथ में है, तो इसलिए तो इनको डरने का कोई काम नहीं है। इतनी बेशर्मी से ये लोग काम करते हैं। देखिए, पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर वो एक एडवोकेट है दिल्ली में, महमूद जी। पाशा, और उसकी कोई साथी है और जी। एक कोई संस्था है इलेक्शन के ऊपर वॉच रखने वाली। उन्होंने तो पूरा दिया कि करीब करीब 60-70 सीटों के ऊपर किस तरीके से कास्टेड वोट से काउंटेड वोट ज्यादा निकले। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये हुआ है, लेकिन अब संज्ञान लेना ही नहीं है इलेक्शन कमिश्नर को, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर नाम की कोई संस्था हमारे भारत में अभी अस्तित्व में नहीं है। वो दिन निकल गए जो हमारे आदरणीय ये एक जो इलेक्शन कमिश्नर आए थे, क्या जी। हाँ, सेशन जी। तो अभी तो उसके बाद में ये जो आया है, ये तो ये कहने का मतलब हिट मास्टर वाइस है, दूसरा कुछ नहीं है। हिट मास्टर भाई सही है। तो बातें कैसी है, देखिए एक बात मैं बताता हूं आपको कि मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी के खिलाफ में जाने वाली इतनी चीजें हैं, मैं आपको उसका जिक्र करता हूं। देखिए, एक तो किसान जो है, मैं आपको 99% नहीं बोल रहा हूं, 99, 100% किसान इनके खिलाफ है, 100%। महाराष्ट्र में किसानों की संख्या कम से कम 55% है, 55%। और तो ये किसान इनके खिलाफ है, पहली बात तो, क्योंकि ना हमारे सोयाबीन को, ना ही कपास को, ना ही अरहर को, ना चना को कोई दाम नहीं है, क्योंकि इन्होंने इंपोर्ट किए कर रहे हैं सब के सब। और इनके जो कुछ चेले चपाटे हैं, इनके जो लाडले हैं, इनके लिए सारी सारी बातें ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने सोयाबीन की जो डीओसी रहती है, डी ऑयल के इंपोर्ट करने का ओपन कर दिया है, तो वहां से अब इंपोर्ट हो रही है, तो यहां से एक्सपोर्ट होने का कारण नहीं है। सारे सोयाबीन प्लांट भारत के बंद पड़े हैं, इसलिए सोयाबीन के दाम गिरे हैं। कपास की वैसी बातें हैं, 18 लाख गांठे हमारे पास में पिछले साल की पड़ी थी, उसके बाद में 22 लाख गांठे इन्होंने इंपोर्ट करी है। चना अभी अगले महीने में आने वाला है, उसके पहले इन्होंने करीब करीब 80,000 टन चना इंपोर्ट करवा दिया अर्जेंटीना से और यहां से। तो बातें ऐसी कि इनके नालायकपना के प्लानिंग के कारण, या देखो, मोदी जी ने एक ठान लिया है। क्या ठान लिया है? कि किसान हो, तुम नालायक हो, मैंने तुम्हारे लिए 3 अच्छे कानून लाए थे, तुमने उनको काले कानून करके बोल दिए, मेरे खिलाफ में उपोषण को बैठे, तो अभी मैं तुमको तुम्हारी नानी याद दिलाऊंगा, तो तुम्हारे को पूरा बर्बाद करके छोड़ूंगा। ये ठान लिया है मोदी जी ने, करके ही सारे भारत भर के किसानों को उन्होंने कोई उपज को दाम नहीं मिल रहा है, तो किसान इनके पूरे के पूरे खिलाफ में है। उसके बाद में हिंदू मुसलमान ये जो हमेशा करते रहते, उससे लोग ऊब गए हैं। और उसके बाद में ये इन्होंने जो भ्रष्टाचारियों को साथ में लिया है। अभी क्या है, एक भी पार्टी अभी भारत की बची नहीं है, यानी ये महायुति में, कि जिसके अंदर कोई भ्रष्टाचारी होगा, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी इन्होंने उनके साथ में ले लिए, उनको वॉशिंग मशीन में डाल के खुद की पार्टियों में शामिल कर दिए, जो कि जिनके बारे में भ्रष्टाचार के आरोप इन्होंने लगाए थे, ये तो साहब ये इनके साथ में आ गए हैं। उसके बाद में जिस तरीके से इन्होंने पार्टियां फोड़ी है, ये लोगों को हजम नहीं हुई ना बातें। ये कोई बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं है जो लोग हमारे, महाराष्ट्र इज ए वेरी कल्चर स्टेट, एक बात ध्यान में रखिए। उसके बाद में सबसे अगर लोग विरोधी हो गए हैं, महाराष्ट्र के करीब करीब 20 से 22 प्रोजेक्ट्स ये गुजरात लेके चले गए। देखिए, गुजरात में आपने नए प्रोजेक्ट लाए, चालू करे, उसके बारे में गुजरात ने खुद का विकास कर लिया, उसके बारे में किसी को ऑब्जेक्शन देने का कारण नहीं है। लेकिन आप महाराष्ट्र की बलि देकर, महाराष्ट्र के हक की जो चीजें हैं वो खींच के अगर आप गुजरात लेके जाएंगे, दैट इज वेरी मच ऑब्जेक्शनेबल। तो इसीलिए लोग बहुत नाराज है।
और उसके कारण करीब करीब 5 लाख करोड़ के ऊपर की इन्वेस्टमेंट हमारे महाराष्ट्र के बाहर निकल गई। करीब करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला था, वो निकल गया। स्टेट के ऊपर इन्होंने जब सत्ता संभाली थी तब हमारे स्टेट के ऊपर 2013 में सिर्फ 55,000 करोड़ का कर्जा था, आज वो 9 लाख करोड़ का हो गया, क्योंकि ये रास्ते बना रहे हैं जो जरूरी नहीं वो चीजों के ऊपर ये लोग खर्चा कर रहे हैं। भाई जरूरत क्या है? आप देखिए, आप एक 2-4-6 आप इसमें मॉल में गए और आप 2-4 और ड्रेसेस खरीदेंगी। कब खरीदेंगी आप? जब आपके पर्स में एक्स्ट्रा पैसे है तो खरीदेंगी। लेकिन आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज करके, पैसा नहीं है और कर्जा लेके तो कपड़े खरीदने वाली नहीं हो आप। तो ये तो कर्जा ले लेके सारी चीजें करे, यूज की जरूरत नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये इनके पूरी की पूरी खिलाफ में कंप्लीट जा रही है। और दूसरी कुछ बातें इनके फेवर में है जिसका जिक्र हमारे संदीप भाई ने किया है, वो लाडली बहना का जो है। अभी लाडली बहना अगर क्या बोलते हैं, गुल खिलाती है हमारी, तो ही ये विषय बदल सकता है। बाकी इनके फेवर में जाने वाली एक भी बात अभी फिलहाल में महाराष्ट्र में नहीं है। इनके खिलाफ में जाने वाली सारी बातें, और सबसे ज्यादा खिलाफ में जाने वाली बात जो है वो ये है कि जिस तरीके से एक चीफ मिनिस्टर बना ये देवेंद्र फडणवीस, भैया तुम कभी मिनिस्टर नहीं थे यार, और डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर। और जबकि पूरे भाजपा में तुम्हारे से ज्यादा सीनियर और अच्छे लोग एकनाथ खड़से के जैसे, क्योंकि इन्होंने गोपीनाथ मुंडे को तो ठिकाने लगा दिया था, बड़ी संदिग्ध हालत में उनकी मौत हुई है। तो ये सारी चीजें तुमको बदना था करके तुमने ये सारे लोग ठिकान लगा दिए, मेन जो लोग थे उनको बाजू भी रख दिया तुमने। और उसके बाद में जिस तरीके से नफरती ये बातें करते हैं, जिस तरीके से बातें, देखिए चीफ मिनिस्टर को ये शोभा नहीं देती कोई भी चीजें। तो ये सारा ये इनके खिलाफ में जा रहा। पैसा कितना बहा है। एक एक मतदान संघ के अंदर शिंदे ने 20 से 30 करोड़ 40 करोड़ रुपया एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, और बीजेपी ने भी वही बातें की है। प्रकाश जी, जो आप महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रख रहे हैं, माफ कीजिएगा थोड़ा आपको रोकना पड़ा है, वक्त की कमी है। एक 30 सेकंड में बिल्कुल छोटा सा एक कमेंट आपसे लास्ट में डॉक्टर संदीप, कि जो हम कास्टेड और काउंटेड वोट की जो हम बात कर रहे हैं और स्लो काउंटिंग की जो हम बात कर रहे हैं, और जब आप ये कहते हैं कि 100% महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है, कि तो ये सारी चीजें आपके जहन में आती है। एक छोटा सा कमेंट आपसे। जी बिल्कुल, ये इस पे मैं बोलने वाला था, अगर आप मौका नहीं देती तो भी मैं बोलता कि भाई बार बार 2% का डिफरेंस कैसे आ जा रहा है? 2%, 6%, 4%, क्या मजाक है? आपको अपॉइंट किया गया है वहां इलेक्शन कराने के लिए, आप नहीं करा सकते हो तो छोड़ दीजिए कुर्सी। और विपक्ष को अब अगर ऐसा होता है दोबारा फिर, तो मुझे लगता है कि चुनाव में जाना ही नहीं है। कह दीजिए कि लोकतंत्र बचाने, रोक दीजिए, क्या मतलब है चुनाव का? मुझे जब इतनी हाईटेक नहीं थी इंडियन सोसाइटी, या इतनी टेक्नोलॉजी आगे नहीं थी, तो एक वोट भी गड़बड़ नहीं होता था, जितने पढ़ते थे उतनी गिनती होती थी। अब अजीब हालत है, इतना टेक्नोलॉजी है, कैमरे हैं, सब कुछ है, हर जगह से वही डेटा तुरंत आ जाता है। उसके बावजूद भी पड़े हुए वोट अलग हैं और गिने हुए वोट अलग हैं, और उसके बाद बात रिवाइज करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सब रुकना चाहिए, और कम से कम ये जो स्लो काउंटिंग है इस पे सवाल होना चाहिए। क्या मतलब है? कैसे आप गिन रहे हो? क्यों अपडेट नहीं हो रहा है? और ये सब कुछ जो जुगाड़ हो रहा है, चाहे डीएम के लेवल पे हो रहा है, चाहे प्रशासन के लेवल पर, इसका विरोध होना चाहिए। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो भारत में लोकतंत्र बचेगा नहीं। लोकतंत्र नहीं बचेगा तो गरीब नहीं बचेगा, आदमी नहीं बचेंगे, आम आदमी नहीं बचेंगे। जिस तरह से बंदूक के बल पर लोगों को डराया जा रहा है, जैसे धक्का मुक्की करके उनको रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो अगर कायदे से कोई दूसरा देश होता तो उत्तर प्रदेश के सारे उपचुनाव कैंसिल हो चुके होते, हो जाने चाहिए थे, क्योंकि वहां कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं है। पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि भाई नाम आ रहे हैं साफ साफ इंस्पेक्टर्स के, कप्तान के बिना क्या कोई इंस्पेक्टर छोटा अधिकारी होता है? एसआई की बहुत कम सैलरी होती है, इंस्पेक्टर की भी, और छोटे अधिकारी होते हैं। ये ऐसे कर लेगा? ये असंभव है। सब कुछ ऊपर से लेके करवाया जा रहा है। जब ये करवाया जा रहा है तो फिर आप सोचिए कि कल सत्ता बदलेगी, दूसरा करवाएगा, तो आपको आवाज उठाएंगे? ये आवाज उठाने का नैतिक बल होगा आपके पास? आप कर क्या रहे हो? आप हर तरह का विकृत जातिवाद, प्रशासन को आगे करके एक वर्ग को रोक रहे हो। रोक लोगे आप? क्या आप गरीबों को जो एकदम परिवर्तन चाहता है, क्या आप उसको उससे रोक लोगे? यह असंभव है। तो ये जनता रुकने वाली नहीं है, ये परिवर्तन होना है। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि मैं बता रहा हूं फिर भी कि झारखंड में फिर भी एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जेएमएम उभरेगी, कांग्रेस उससे साथ होगी, नजदीकी लड़ाई है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस एक सीट से ही आगे हो, लेकिन आगे रहेगी।
गठबंधन में, और महाविकास आघाड़ी भी यहाँ कंफर्म सरकार बना रही है। कारण यही है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बरगलाना बांटने को छोड़ के। अगर ये सरकार बनाते हैं तो कहीं न कहीं से पूरी तरह से गलत है। मैं फिर आज कल तो रिजल्ट आने हैं, लेकिन इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जीत सकते ही नहीं है, जीत नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात की और मैंने नोट कर लिया है, क्योंकि मैं फिर आपसे बात करूंगी। कल भी अगर मौका हुआ तो आपसे जरूर बात की जाएगी। और जीत किसी की भी हो, जीत लोकतंत्र की होनी चाहिए, जनतंत्र की होनी चाहिए। जो वोट जिन्होंने डाले हैं चेंज के लिए डाले, चेंज दिखना चाहिए, सरकार जो है वो बनी रहे उसके लिए डाले हैं तो वो दिखनी चाहिए। जनतंत्र की लोगों के जरिए जो डिसाइड किया गया उसकी लूट नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी तौर पर एक्सेप्टेबल एक लोकतंत्र, एक संविधान से चलने वाले देश में नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, प्रकाश जी आपका, संदीप जी आपका और अनुमा जी आपका, अपना कीमती वक्त देने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम लोगों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे कल सुबह से ही आप डीबी लाइव पर देखेंगे। जो भरोसा आपने हम सब पर कायम किया हुआ है हमारे ऊपर, वो आपका भरोसा कायम है और आगे भी कायम रहेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो कल सुबह से ही हमारे साथ आप जुड़िएगा, सबसे तेज और सटीक नतीजे आपको देखने के लिए मिलेंगे डीबी लाइव पर। और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। शाम को 7 बजे रोज की तरह राजीव जी के साथ जुड़िए न्यूज पॉइंट में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।